तो देखो अच्छा, ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी दो मास के बीच का फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मासेस, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। कई लोग मानते हैं कि ग्रेविटेशन हमारे और अर्थ के बीच का फोर्स होता है। ठीक है बच्चे, हमारे और अर्थ के बीच का तो फोर्स ग्रेविटेशन होता ही होता है। एक्चुअली क्या है, जब ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और 9th क्लास में आपको ये बताया गया होगा कोई भी दो मासेस हो उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे कहते हैं सर मेरे पास दो पेन है, क्या दो पेन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा सर ये तो आपस में खिंच नहीं रहे, एक दूसरे के टुवर्ड्स नहीं आ रहे, इनका आपस में अट्रैक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर है। सही बात है बच्चों, एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स काफी वीक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स काफी वीक होता है। तो इसका मतलब कि हमारे अर्थ पे जो दो कोई भी दो मासेस है उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उनके मास की वजह से वो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्शन करती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और जरूरी नहीं सिर्फ अर्थ और एक मास में लगे, कोई भी दो बॉडीज में जिनके पास कुछ मास है उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उनके बीच में कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ये हमारे दो मासेस है। तो दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी। बोलो बच्चे बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर बच्चे। आप कुछ लिख रहे हो क्या? अच्छा हाँ बच्ची लिख रहे हैं। अब आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ अच्छा। तो हाँ, तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी दो मास के बीच का फोर्स होता है। और कोई भी यूनिवर्स में दो मास एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। वैसे आज तक ये ग्रेविटेशन फोर्स का प्रॉपर रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता है। बट खैर, ये स्टडी किया गया यूनिवर्स में कोई से भी दो मास है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। भले ही आपके पास दो पेन है, अगल बगल रखो तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन है, बट वो दो पेन आपस में एक दूसरे के पास नहीं आएंगे खिंच के, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी वीक होता है, तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली अगर कहा जाए ग्रेविटेशन फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला होता है F=g m1m2/r²। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि दोनों मासेस कितने हैं। और आर जो होता है वो सेपरेशन बिटवीन टू मासेस होता है। आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे सेपरेशन, ये जो आर है ये सेपरेशन बिटवीन टू मासेस है, इस पे डिपेंड करता है। और ये जो जी है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो जी है लिख देते हैं बच्चों जी के बारे में, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अब इसमें खास बात ये होती है कि बच्चों कोई भी चीज़ के आगे यूनिवर्सल लग जाए उसका मतलब ये होता है कि वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, या फिर पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, हर जगह इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, ऑलवेज सेम। कोई कंडीशन चेंज होने से कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। जो जी होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जो जी होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट क्या होगी, अगर आपको जी की यूनिट निकालनी है तो बच्चों r² को उधर भेज दो और m1 m2 को नीचे भेज दो। इससे जी क्या हो जाएगा, Fr²/m1 m2। इससे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ये जी की वैल्यू आती है। अब कोई भी दो मास के बीच में आप फोर्स निकाल सकते हो। चलो बच्चों, एक हम आपको टास्क दे रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करो और मान लो कि एक एक केजी के दो डंबल रखे हुए हैं बगल बगल में, दो डंबल रखे हुए हैं एक एक केजी के, 1 मीटर अपार्ट है, उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। फाइंड फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। सर 6.67 into 10 to the power -11।
देखो अच्छे काफ़ी कम आएगा अगर आप देखो तो। अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस निकालो तो आप फॉर्मूला लगाओगे एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फर्स्ट मास 1, सेकंड मास 1, डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत कम है। इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को वीक कहा जाता है कि उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल रहती है, ना के बराबर। ये ग्रेविटेशन फोर्स। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कि हम आमतौर पे ऑर्डिनरी लाइफ में दो टर्म्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स एंड सेकंड इज ग्रेविटी। थोड़ा बच्चों मैं फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा, अब थोड़ा सिलेबस का है इशू, क्योंकि आगे चीज़ें अनसर्टेन है तो अभी कुछ पता नहीं है। तो जो थियोरेटिकल टॉपिक है, जो आसान आसान है, उसको थोड़ा फास्ट फास्ट निपटा देंगे हम। तो ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी में क्या फ़र्क होता है बच्चों? कुछ नहीं बच्चों, आमतौर पे कोई भी दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। और ग्रेविटी एक केस है, केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक केस है ग्रेविटी। और कौन सा केस है? उसमें जैसे दो मास होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स में दो मास होते हैं, ग्रेविटी में उन दो मास में से एक मास होता जाता है प्लैनेट, और एक मास हो जाता है प्लैनेट पे कोई भी बॉडी, बॉडी ऑन प्लैनेट। जैसे हम हैं, हम पे अर्थ फोर्स लगा रही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो ये है ही है, बट इसको आप ग्रेविटी भी कह सकते हो। हम अर्थ की ग्रेविटी में है, क्योंकि मैं और प्लैनेट की बात हो रही है। बट मैं और मान लो बगल में टीवी रखी हुई है, या लैपटॉप रखा हुआ है, या फ़ोन रखा हुआ है, मेरे और लैपटॉप में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटी नहीं है। मेरे और अर्थ के बीच में जो फोर्स है ग्रेविटी है। अगर आप किसी मून पे कोई बड़ी बॉडी पे हो और उस बड़ी बॉडी से अपना और उसका फोर्स ले रहे हो, तो आप उसको ग्रेविटी कह सकते हो। मून पे हो या फिर अर्थ पे हो या मार्स पे हो, तो आप दोनों के बीच का फोर्स ग्रेविटी कहला सकता है। एक्चुअली क्या है कि ग्रेविटेशन तो आप किसी भी केस में कह सकते हो, कोई भी दो मास के बीच का फोर्स ग्रेविटेशन होता है। बट ग्रेविटी तभी कहलाता है जब उन दो मास में से एक मास कोई बहुत बड़ी बॉडी होती है, जैसे मून, अर्थ, मार्स वगैरह। तो इस केस में हम उसे ग्रेविटी कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, वैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन सब ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इनमें तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब देखो बच्चे, हमारा नोट्स है, नोट्स पे आ जाते हैं। और ग्रेविटेशन क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स ड्यू टू देयर masses, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट, इसे ग्रेविटी कहते हैं। न्यूटन ने पहली बार दो मास के बीच में ग्रेविटेशन कैलकुलेशन के लिए लॉ दी थी, इसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और उसका ये फॉर्मूला आ जाता है। जैसे आप दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हो। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, m1 m2 दोनों बॉडी का मास होता है। अब इसमें से जो जी है, कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये होती है, उसकी वैल्यू ये होती है। और जो कैपिटल जी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर पे, किसी भी चीज़ पे वो फिक्स होता है। पहली बार जो कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट की गई थी। उसका नाम था कैवेंडिश टॉर्शनल एक्सपेरिमेंट। और अगर डी की डायमेंशन, जी की डायमेंशन की बात की जाए, तो डायमेंशन डायमेंशन फार्मूला भी आप निकाल सकते हो, जो कि होता है m1 L3T-2। डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं बच्चे बताते हैं, इधर देखो। जैसे मान लो यहाँ से जी निकालना है, तो यहाँ जी, यहाँ से जी अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा FR² m1 m2। तो फोर्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, केजी से केजी कट गया, मीटर क्यूब हो गया, सेकंड की पावर -2। कुछ कुछ गड़बड़ हो गई क्या?
केजी स्क्वायर है ये, सॉरी नीचे केजी केजी का स्क्वायर आएगा। केजी का स्क्वायर आएगा, ये नीचे केजी आ गया, केजी की पावर -1 मीटर की पावर क्यूब, मतलब इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चे। खैर ये सब तुमने बच्चे डायमेंशन एनालिसिस में सिखा रखा है आपको, तो अभी इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, और खैर अभी मेरा करना बनता भी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में हम हर चीज़ सीख सीख चुके हैं, कैसे कैसे डायमेंशन निकालते हैं हम। फिर हम आते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी पे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल होता है और कंजर्वेटिव होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में हम आपको 6 चैप्टर में भी बता चुके हैं, कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और उसमें जो किया हुआ वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेंट्रल फोर्सेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, ये देखो अच्छे, जैसे दो मास है, ये M1 M2, इनके बीच का आपस का जो फोर्स होगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स लगेगा, ऐसे ही होगा। और अगर देखा जाए ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है M1 M2 उसके अलोंग लग रहे हैं, इन फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। फिर नॉन सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, मान लो दो बॉडीज है, और एक बॉडी ये है फर्स्ट और ये बॉडी सेकंड है, मान लो इनके सेंटर से सेंटर को एक लाइन ज्वाइन करती हो, और इस कोई, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स तो सेंट्रल होता है, बट मान लो कोई और फोर्स हो, कोई और फोर्स लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, उस पे उधर लग रहा है ऐसे, तो अगर इस लाइन के अलोंग ना लगे फोर्स तो वो फोर्स नॉन सेंट्रल हुआ, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगे तो सेंट्रल हुआ। चाहे अट्रैक्टिव लगे चाहे रिपेलिंग लगे, वो फोर्स सेंट्रल ही होता है, मतलब चाहे, वैसे तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन का एक खास फीचर होता है, ग्रेविटेशन फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता है, बट यही है कि इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगे तभी वो सेंट्रल कहलाता है। कोई डाउट इसमें बताओ अच्छे? Central forces are those forces No, sir. which are acting along the line joining of two masses. दो masses को जो line join कर रही है उसकी उसके along लगेगा, उसी के पहले लगेगा तो ठीक है, अगर और कहीं लगता है तो नॉन सेंट्रल फोर्सेस वो हो जाएगा। वैसे तो हमारे जो ज़्यादातर फोर्सेस होते हैं सेंट्रल होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में वैसे भी हमें भी ज़्यादा आज तक नहीं पता है साइंस में भी, तो बस ये है, बस ये इसका बारे में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में ये कहा जाता है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। बाकी सारे जो फोर्सेस हम मोस्टली स्टडी करते हैं सेंट्रल है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, या मोस्टली जो भी फोर्सेज हैं जो हम स्टडी करते हैं ज़्यादातर सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, काफ़ी वीक फोर्स होता है, मास के बीच में लगता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, और वैसे भी अच्छी बात है, अगर स्ट्रांग होता तो बहुत बुरी हालत हो जाती। आप बैठते आपसे कुर्सी पंखे सब आके चिपक जाते, ग्लास व्लास आपसे चिपक जाता आके, क्योंकि दिक्कत हो जाती। अच्छा हुआ ग्रेविटेशन फोर्स वीक है। ग्रेविटेशन फोर्स मासेस की वजह से होता है, हमारे मास की वजह से सारे आसपास के सब्जेक्ट सब्सटेंस हम पे चिपक जाते, तो अच्छा ये वीक ही है। क्या अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता नेचर में। अच्छा दूसरी बात इसके अलावा क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडी के बीच में मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, अगर उनके बीच का मीडियम चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, ग्रेविटेशन फोर्स सेम रहेगा। इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ का भी ऐसे फोर्स डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर होता है, ऐसे 1/r², उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल। दो पार्टिकल में जो फोर्स लगता है वो आपस के बीच का लगता है, वो दूसरे पार्टिकल की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, और मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा पार्टिकल रखा हो तो किसी एक पार्टिकल पे दूसरे की वजह से फोर्स अफेक्ट हो जाएगा, तो ये होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होচ্ছে कि इट ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जानना कि ये क्या होता है। देखो अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज के बीच का होता है, जैसे मान लो हमारे पास दो बॉडीज है, जैसे ये फर्स्ट बॉडी, इसका मास m1, ऐसे ही हमारे पास एक सेकेंड बॉडी, इसका मास m2। तो अगर इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स लेंगे, इसे कहेंगे F12, इसे कहेंगे F21। ऐसा क्यों कहेंगे, इसे कहेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इसे कहेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन।
ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों एक्चुअली म्यूचुअल होता है, जितना एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है उतना ही दूसरी बॉडी पहले पे लगा रही है, आपसी फोर्स है। और खैर एक खास बात ये होती है कि ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। जैसे मान लो कि हम कहें कि फर्स्ट पे कितना फोर्स लग रहा है और सेकंड पे कितना लग रहा है, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट पे सेकंड की वजह से कितना लग रहा है या सेकंड पे फर्स्ट की वजह से। बट फर्क क्या होता है बच्चों, अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, बट डायरेक्शन वाइज बराबर नहीं होते। अगर हम ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। विज्ञात बताओ बच्चे, ऐसा क्यों? डायरेक्शन अपोजिट है। अब्दुल्ला बताओ बच्चे, फिर इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर ये अब्दुल्ला, इसकी जगह क्या लिखूं मैं? सर F21 बोलो बोलो। सर अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, F21 और F12। इसको ऐसे लिखना चाहिए। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये बता रहा है कि फोर्स वन, सर मतलब ये दोनों का फोर्स बराबर है आपसी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में तो बराबर होता ही होता है। बट फर्क ये है कि नेगेटिव साइन इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में देखो बच्चे, अब M1 पे राइट साइड फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है राइट साइड, टुवर्ड्स राइट। इस पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब एक पे राइट साइड लग रहा है राइट साइड, एक पे लेफ्ट साइड। वैल्यूज भले इनकी बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसलिए कई बार हम इसे कहते हैं कि ये थर्ड लॉ ऑबे कर रहा है। थर्ड लॉ होता क्या है, और ये चीज ध्यान रखना चाहिए, थर्ड लॉ का मतलब यही नहीं कि एक बॉडी दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो। थर्ड लॉ का सिर्फ ये मतलब होता है कि पहली बॉडी जितना दूसरे पे फोर्स लगा रही है, दूसरी बॉडी उतना ही पहले पे फोर्स लगा रही है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। थर्ड लॉ का मतलब ये नहीं होता अच्छा आपने एक को थप्पड़ मारा तो दूसरा आपको थप्पड़ मारता है तो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, ये नहीं है हमेशा। थर्ड लॉ का सिर्फ मतलब होता है कि जितना पहली बॉडी दूसरे पे लगा रही है उतना दूसरी बॉडी फर्स्ट पे लगा रही है, फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बस ये है कि डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ऑबे करता है, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। जितना फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा है उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगा रहा है, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन्स ये थर्ड लॉ ऑबे करता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये सब चीज़ें बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि हमें काफ़ी ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी पढ़ लेना होता है। फिर हम मतलब और भी हमारा पार्ट ऐसे ही है चलेगा। अब न्यूमेरिकल जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं इन टॉपिक्स को। तो इसके बाद हम किस पे आते हैं बच्चों? अब हम आते हैं ग्रेविटेशन, अब हम आते हैं ग्रेविटेशन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसको जानने से पहले बच्चों मेरे को आपको एक चीज सिखानी पड़ेगी। जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो इस साल मैंने एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया था वेक्टर पढ़ाते वक्त, और वो चीज थी यूनिट वेक्टर। ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि मुझे इस टाइम ये पढ़ाना था, तो मैंने इसको बात के लिए रख रखा था। देखो अच्छी, यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, अब आपको ये पता होना जरूरी है। कोई एक वेक्टर है, जैसे ये है 2i+2j, ये एक वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है। जैसे ये कुछ वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ये ऐसा मान लो लेटेस्ट से कोई एक वेक्टर है। अगर हमसे कोई कहे इसका यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर वो मतलब वो वेक्टर जो डायरेक्शन इसी की रहे जिसमें, बट मैग्नीट्यूड इसका 1 हो। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बट डायरेक्शन इसी की ही रहे, इसी वेक्टर की डायरेक्शन रहे। देखो भाई, हर वेक्टर की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, तो इसी डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे इसका तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका कुछ और मैग्नीट्यूड है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप लोग, तो किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आई वाले का स्क्वायर करते हैं प्लस जे वाले का, मतलब 2 का स्क्वायर
प्लस 2 2√2 8 4 4 प्लस 4 2√2। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा ये है, बट हमें एक वेक्टर चाहिए जो इसी की डायरेक्शन में हो बट जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ऐसे में अगर हमें डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए होता है और तो हम उसे यूनिट वेक्टर लिखते हैं और उसको ऐसे टोपी पहना के ऐसा लिखा जाता है। ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो एक वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j, मैग्नीट्यूड क्या है 2√2। क्या आएगा अभी बोलो? 1/2 से 2 कट जाएगा, 1/√2i प्लस 1/√2j। बोलो भाई बोलो। अब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है बट डायरेक्शन तो उसी की है, उसी वेक्टर की डायरेक्शन कंटेन कर रहा है, उसी उसी की डायरेक्शन में है। ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब खैर मुझे यहाँ पे ये बताने की जरूरत क्या हुई और मैंने पहले क्यों नहीं बताया था? पहले इसलिए नहीं बताया था बच्चे क्योंकि चक्कर क्या है कि पहले बच्चे जान जाते हैं बट उनको यूज नहीं पता चलता है कि पढ़ाया क्यों जा रहा है यूनिट वेक्टर, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस यहाँ सामने आती है। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है G m1m2/r²। बट ये फॉर्मूला अपने में अधूरा है। कोई बच्चा बताएगा कि क्या कमी है इस फॉर्मूले में? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि ये फॉर्मूला अपनी जगह तो बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। ये डायरेक्शन नहीं देता है तो हम क्या करें? तो एक्चुअली क्या है कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला भी बनाना चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें डायरेक्शन भी साथ में मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, मतलब फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिले। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से एक फ़ायदा होता है कि यूनिट वेक्टर वैल्यू तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 है। किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, बट डायरेक्शन और जुड़ जाती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है हमें जब हम लोग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग वो लग रहा होता है। जैसे जैसे मान लो कि हमारे पास, हम दिखाते हैं आपको, ये मास 1 है, ये मास 2 है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर ले लो जो जिसको ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर लिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन साथ में जुड़ जाती है। खैर हमें कुछ करना नहीं होता, अच्छे सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि बस ये सिर्फ थियोरेटिकल ही है, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, बस बता रहे हैं। कहीं कल को कोई आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे क्यों लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, तो बस यही है। अब बच्चों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो जाता है जो कि है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये पोर्शन हमारा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ से सारी कहानी चालू होती है मेनली हमारे लिए चैप्टर की। अब देखो अच्छे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही हमारी सारी मेन कहानी है। या फिर इसको कह सकते हो और फोर्स बिटवीन मल्टीपल मासेस। दो मास के बीच का जो फोर्स है वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, पर दो से ज़्यादा मासेस होंगे तो उसका फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें वेक्टर
वेक्टर एडिशन वगैरह लगते हैं, यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है। देखो जब मान लो कि ये 3 मास है, ये ऐसे रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी सेम सेम है, m m m और सेपरेशन a है। और मान लो मैं कहता हूँ कि इस वाले मास पे नेट फोर्स बताओ, तो आप कहोगे कि सर इस मास पे सिर्फ ऊपर वाले की वजह से फोर्स लगेगा? नहीं, इस मास पे 2 फोर्स लगेंगे, एक इस पे इधर लगेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, 2 फोर्स लगेंगे एफ एफ। और नेट फोर्स में ऐसा नहीं है कि दोनों का फोर्स आप ऐड कर दो, आपको मतलब ऐसा नहीं कि एफ प्लस एफ टू एफ लिख दो, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका वेक्टर एडिशन करके रिजल्ट देना होता है आपको। इसे रिजॉल्व भी तो करना पड़ेगा। बताते हो बच्चे, बताते हैं, देखते जाओ। तो पहले तो कोई भी 2 मास के बीच का फोर्स ले लो, कोई भी 2 मास के बीच का फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2 बाय r2। सर इन तीनों का मास सेम है? हाँ चीज सेम है, m है और सेपरेशन भी सेम है। ये मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पे रखे हुए हैं, ये मास और सेपरेशन सेम है, ठीक है। मतलब ये ए है, साइड ए है, तो इनमें से कोई भी 2 का फोर्स ले लेते हैं, जैसे इन दोनों मासेस का फोर्स ले लेते हैं, तो जी फर्स्ट मास m, सेकंड मास m, डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा gm² a²। तो एक फोर्स आ गया। अब ऐसे ही दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक मास अपनी तरफ खींच रहा है उसको ऊपर और एक मास अपनी तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। अब नेट फोर्स F प्लस F2F तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और खैर इसमें एक खास बात भी है, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन के लिए तो फॉर्मूला लगता है R इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b 60 स्क्वायर degree. टू ए बी कॉस थीटा, 60 डिग्री। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, f² प्लस f² प्लस 2ff cos 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह ही एक तरीके से, तो हो जाएगा 2f² प्लस 2f² इंटू हाफ, कट जाएगा 3f², ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, f√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, gm² बाई a² √3, ये आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो, कोई दिक्कत, बोलो भाई बोलो। सर ये आपने √3 ये क्या कहते हैं, क्या ये यूनिट वेक्टर है जो आपने मल्टीप्लाई किया है? नहीं बच्ची, यूनिट वेक्टर कहाँ है, देखो अच्छी कैलकुलेशन देखो, आप कैलकुलेशन देखो अच्छी, माइक बंद सर करो। आपने ये √3 किधर वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे बच्ची वो राइट साइड में ग्रीन कलर में कैलकुलेशन देखो बच्ची, ग्रीन कलर की कैलकुलेशन देखो आप। ओके सर। देख लियो बच्चों, देखो 1-2 मिनट देख लो क्या किया। तो हर मास पे यही फोर्स लगेगा ना यहाँ पे? हाँ, फिलहाल इस केस में सब मास पे सेम ही फोर्स लगेगा, इस वाले में तो। सर ये जो F है ये 2 मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? हाँ, एफ जो हमने लिया है वो कोई से भी 2 मास के बीच का फोर्स ले लो, क्योंकि एक्चुअली क्या और है, सर ये F अब नेट इसमें भी देखो अच्छा, एफ एफ क्यों लिया है, दोनों में एफ एफ सेम क्यों लिया है,
क्योंकि मासेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। जैसे ऊपर वाला फोर्स भी एफ लिया है और दूसरा वाला फोर्स भी एफ, दोनों का एफ क्यों लिया है? तो बच्चा बताएगा F1 F2 क्यों नहीं लिया है? चक्कर क्या है बच्चे, देखो अगर ये अनइक्वल होते तो उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता। अब चक्कर क्या है, दोनों मासेस सेम है, मासेस तो सारे सेम है और सेपरेशन सारे सेम है, तो सभी मासेस के बीच में क्या जो भी फोर्स लगेगा एक तरीके से क्या लगेगा, सेम लगेगा। समझे या नहीं समझे? वरना लॉरिका यहाँ F1 F2 लेते हैं हम लोग। हेलो, ओके सर। सर वर, ये फोर्स वरना ये ऑन एफ वन एफ नहीं होता, मास, F1 F2 होता। और सर ये जो एफ नेट है ये क्या है? ये अच्छी एक्चुअली क्या है कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। जैसे ये वाला मास है जिस पे हमने लिखा हुआ है नेट फोर्स निकालना है, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं एफ एफ। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, वो इतना लगेगा नेट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये एफ नेट है। समझे या नहीं समझे? ओके सर। ओवरऑल फोर्स दोनों को मिला के। चलो बच्चे क्वेश्चन दे। फोर्स ऑन 1/2 है ना देखो बच्चे सर? ये तो ओवरऑल फोर्स है F√3, या फिर जो नीचे रिजल्ट आया है वो इस वाले मास पे जो हमने, जिस पे हमने नेट फोर्स निकालने के लिए कहा गया है, इस मास पे दोनों की वजह से जो कंबाइंड रिजल्टेंट फोर्स है वो ये है फाइनल फोर्स, नेट फोर्स। क्योंकि इस पे दो हाँ सर, मैं अभी वही कह रही थी हाँ, सर, ये फोर्स ऑन वन मास बाय द अदर टू है। फोर्स ऑन दिस मास बाय अदर मासेस, अदर मासेस की वजह से जो भी फोर्स है उसका फाइनल रिजल्टेंट ये लगेगा। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, यहाँ पर एक खास बात भी है, क्योंकि अगर ये मासेस सारे इक्वल है तो हमने ऊपर वाले को भी एफ लिया, नीचे वाले को भी एफ ले लिया। वरना एक्चुअली अगर ये अनइक्वल से होते या कुछ और हिसाब बैठता तो एक को एफ लेना पड़ता और एक को 2F या F1 F2 ऐसा कुछ भी लेना पड़ता, F1 F2 लेके करना पड़ता। बट रिजल्टेंट निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला लगता, इस तरीके से निकालते, फिर उसकी वैल्यू वगैरह पुट करते, मतलब देखते उसी तरीके से करते। चलो अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं अब आपको। अब आपको करने की बारी है, कोई मुझसे मतलब वो नहीं लेगा, हेल्प नहीं लेगा। टाइम ले सकते हो बट हेल्प नहीं। लो अच्छे, जैसे मान लो अच्छे ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, हमारे पास मासेस है और ये एक तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पे प्लेस्ड है, मतलब उनके बीच का ये ए है, साइड ए है, सेंट्रॉइड पे एक मास ला के रखा जा रहा है, यहाँ पर सेंट्रॉइड पे 2m ला के रख दिया। फाइंड नेट फोर्स ऑन इट। करो अच्छी, शाबाश। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। जो मास 2m सेंट्रॉइड पे रखा है उस पे नेट फोर्स कितना है ये बताना है हमको।